हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जान ने जब ईबो की जान बचाई तो ईबो का दिल कैसे प्यार से भर गया था। अब आगे तभी हाइकिन कहता है, तुम्हें अपनी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है ना यार? तुम ये कैसे होने दे सकते हो? रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मुझे पूरी बात बताई कि क्या क्या हुआ था। ईबो ने पूछा, पहले मुझे ये बताओ जान कहाँ पर है? ये सुनकर हाइकिन ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और उठकर कमरे के पर्दे खोल दिए। फिर शीशे की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, वो आराम से सो रहा है और मैं खुद उसकी देखभाल कर रहा हूँ। और कुछ जानना है सर आपको? जान को देखकर ईबो को थोड़ा सुकून मिला। उसने हाइकुन से कहा, वो नींद से कब जागेगा बाय द वे? हाइकुन कहता है, शायद 2-3 घंटे में उठ जाएगा। बाकी डोंट वरी, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हाकुन वहाँ से जा रहा था, ईबो ने धीरे से उससे कहा कि पर्दों को खुला ही रहने दो। ये सुनकर हाइकुन मुस्कुराने लगा। वो समझ गया था कि ईबो अब जान को पसंद करने लगा है। उसने कहा, चलो, अच्छी बात है। अब अंकल और आंटी को मैं बता दूंगा कि तुम्हें लड़कियों में नहीं, लड़कों में इंटरेस्ट है। ईबो ने हाइकिन की तरफ बिना देखे कहा, चुप हो जाओ और ऐसी बातें मत करो। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। हाइकुन कहता है, अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे तो लगा कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए वैसे नकारने से अच्छा है कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। ईबो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने टॉपिक बदलते हुए पूछा, तुम्हें मेरे गांव में कुछ अजीब सा मिला क्या? हाइक्यून अचानक चिंतित होकर पूछता है, अजीब चीज मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? वैसे हाइक्यून एक डॉक्टर है, इसलिए ईबो ने उससे कुछ नहीं छिपाया। उसने बताया कि कैसे जान ने अपने ब्रेसलेट से कुछ निकालकर उसके घाव के अंदर लगाया था ताकि खून रुक जाए। ये सुनकर हाइक्यून थोड़ी देर तक सोचने लगा और जान की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। बस ये तो तुम्हारी जान बचाना चाहता था। पर अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवा सकता हूँ। ईबो भी जान की तरफ देखने लगा और कहता है, नहीं, मुझे उस पर शक नहीं है, इसलिए ब्लड टेस्ट की शायद कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाइक्यून अपने आप को रोक नहीं सका और उसने पूछा, शायद ये उसकी खुद की कोई इनोवेशन होगी, लेकिन युआन ने मुझे बताया था कि ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ईबो ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, पर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी बढ़कर कुछ है। मैंने उसे काम करते हुए देखा है। चाहे किसी भी तरह की मशीन क्यों ना हो, वो कुछ ही समय में उसको ठीक कर देता है। यहाँ तक कि कचरे से भी वो कुछ ना कुछ काम की चीज़ बना ही देता है। हाइक्यून अपने भाई की तरफ देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि पहली बार है जब ईबो किसी की इतनी तारीफ कर रहा है। वो जिस तरह से जान को देख रहा है, जरूर उसके दिल में कोई ना कोई बात तो है। वो समझ चुका था कि ईबो जान को अपना दिल दे चुका है, पर वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तभी उसने पूछा, वैसे ईबो, ये वही लड़का है ना जिससे तुम 7 साल पहले मिले थे? ये सुनकर ईबो बिल्कुल चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। वो बस कमरे में लगे पंखे की तरफ देखने लगता है। हाइकुन चुपचाप ईबो के जवाब का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद ईबो कहता है कि हाँ, ये वही लड़का है। ये सुनकर हाइकुन जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, क्या भाई, तुम दोनों फिर से मिल गए? मुझे तो लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ईबो हाइकुन की तरफ आश्चर्य से देखने लगा और कहता है, अच्छा, तो तुम्हें जान से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम्हें क्या लगता है 7 साल पहले जो उसने किया था वो सही था या गलत? हाइकुन ने जवाब दिया, मैं ब्लाइंडली किसी भी बात को नहीं मानता। मुझे भरोसा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उससे डायरेक्टली पूछ लो कि आखिर हुआ क्या था। तभी हाइक्यून ईबो को चेक करने लगा। उसका बुखार और उसका ब्लड प्रेशर देखने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हें अगले 3 दिनों तक हॉस्पिटल में रखूँगा, इसलिए ज़्यादा ड्रामा मत करना, नहीं तो मुझे तुम्हें फिर से नशे के इंजेक्शन देने होंगे। ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर तुम जान को भी यहीं पर रखना, क्योंकि मुझे पता है अगर वो घर जाएगा तो रात दिन काम करता रहेगा।
हाइकुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर हाइकुन जान को देखने चला गया और उसे चेक करने के बाद उसने ईबो की तरफ अंगूठा दिखाकर इशारा किया कि सब कुछ ठीक है। तभी ईबो ने अपने असिस्टेंट को फ़ोन लगाकर कहा, मुझे कल की सारी सीसीटीवी फुटेजेस चाहिए और गाड़ी की जानकारी भी 24 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। और अगर तुम लोगों को लोगों से भी बात करनी पड़े तो भी तुम लोग वो करना, पर मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट चाहिए। लगभग 3 घंटे बाद जान सोकर उठ गया। अपने आप को नई जगह पाकर वह कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा, मैं कहाँ पर हूँ। पर थोड़ी ही देर में उसे एहसास हो गया कि वो हॉस्पिटल में है। वो किसी को बुलाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र दीवार पर लगे शीशे की तरफ गई। उसने देखा कि दूसरे रूम में ईबो अपने बेड पर बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा है। वो बार बार इशारा करके और आवाज़ देकर उसे बुला रहा था, पर ईबो कुछ पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही बिजी था और कमरा भी क्योंकि साउंड प्रूफ था इसलिए ईबो तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। थोड़ी देर बाद वह चुपचाप बैठ गया और सोचने लगा कि मुझे उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। देखने में तो वो ठीक ही लग रहा है, एंड आई नो हाइकुन उसका अच्छे से ख्याल रख रहा होगा। वेल, तुम ये सब छोड़कर एक्सीडेंट के बारे में सोचो कि मैं तो ईबो से बात कर रहा था और मुझे अच्छी तरह से याद है कि कार अचानक ही नहीं आई थी। जब मैं उससे बात कर रहा था तब कार रोड के बगल में खड़ी थी, फिर अचानक ही हमारी तरफ कैसे आ गई। मुझे वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहिए। यह सोचकर जान ने अपने हाथों से आईवी नीडल निकाली और बेड से उठकर खड़ा हो गया। जान जैसे ही अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि हॉल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो सोचने लगा कि ये कैसा हॉस्पिटल है, अगर कोई इमरजेंसी आएगी तो ये लोग मरीजों की कैसे मदद करेंगे, और यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। पर उसे पता नहीं था कि वो वीआईपी फ्लोर था और वहाँ पर सिर्फ लिमिटेड लोग ही आते थे या आ सकते थे, और हर रूम के लिए एक अलग से नर्स होती थी जो अपने मरीज की कलाई पर लगे बैंड से उनको ट्रैक करती रहती थी। जैसे ही जान की नर्स को पता चला कि वो जग गया है, उसे तुरंत हाइकुन को बता दिया और फिर उसे रूम में चेक करने के लिए चली गई। जब उसने जान को वहाँ नीचे देखा तो वो चिंतित हो गई क्योंकि वो ये जानती थी कि ये मरीज जो है वो डॉक्टर के ही कोई परिचित है। वहीं दूसरी तरफ जान पूरे फ्लोर पर घूम रहा था। वो कोई लैपटॉप या कंप्यूटर ढूंढ रहा था। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी सीसीटीवी फुटेज अपने हाथ में कर ले। तभी उसे याद आया कि एक्सीडेंट के बाद उसने अपने फ़ोन से अपने सुपर कंप्यूटर को कमांड किया था कि उस जगह की सारी सीसीटीवी फुटेज सेव कर ले, पर उसके बाद ही वो बेहोश हो गया था, इसलिए उसे पक्का पता नहीं था कि सीसीटीवी फुटेज से सेव हुआ है या फिर नहीं, तो फिर वो उसे अभी करनी पड़ेगी। तभी उसे एक कैबिन में एक लैपटॉप दिखाई दिया। वहाँ पर कोई भी बैठा हुआ नहीं था, इसलिए वो लैपटॉप अपने साथ लेकर चला गया। बस कुछ ही मिनटों में वो लैपटॉप को हैक करके सारी सीसीटीवी फुटेज देख लेता है, और उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि एक्सीडेंट से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक सारे कैमराज बंद थे। वो बस यही सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि 2 घंटे तक का कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। फिर वो आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है और अभी भी उसे यही रिजल्ट मिल रहा था। उस एरिया के सारे कैमरे 2 घंटे के लिए बंद थे, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि शायद जो आदमी एक्सीडेंट करना चाहता था उसने जानबूझकर सारे कैमरास बंद किए। फिर तो वो जरूर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उससे कौन मारने की कोशिश करेगा। तभी वो एक्सीडेंट के बारे में सोचने लगा। उसके दिमाग में ये भी आया कि लंच तो पहले से प्लान नहीं किया था उसने। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने हम दोनों को रेस्टोरेंट में जाते देख लिया हो, या किसी ने हमारा सुपरमार्केट से पीछा करना शुरू कर दिया हो। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर अचानक लैपटॉप पर कुछ करने लगा। कुछ ही मिनटों बाद उसने उस कार को ढूंढ निकाला जो एक्सीडेंट के समय वहां पर थी। उसने देखा कि कार एक बंगले के अंदर जा रही थी और एक्सीडेंट होने और बंगले के अंदर जाने के बीच का फासला लगभग 1 घंटे का था। पर वो कंफर्म करना चाहता था कि क्या सच में ऐसा ही हुआ है। तभी उसने उस एरिया के सारे मोबाइल टावर्स को हैक कर लिया और एक नंबर चेक करने लगा कि क्या वो नंबर एक्सीडेंट के समय उस एरिया में था। उसका जो शक था वो बिल्कुल सही निकला। कार, मोबाइल नंबर, एक्सीडेंट का समय और जिस आदमी के बारे में वो सोच रहा था सब मैच हो रहा था। सब कंफर्म होने के बाद जान ने मन ही मन सोचा कि ओह अच्छा, तो वेंचाओ वो तुम थे।
तुम अपने और अपने पापा के लिए मुझसे रिवेंज लेना चाह रहे हो, पर पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें गलती तुम्हारी ही थी। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे रास्ते में कभी मत आना, पर लगता है तुमने मेरी बात सुनी नहीं। मैं भी अपना आसानी से पेश नहीं आऊँगा। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि शाहजहां से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। यह कहकर वो मन ही मन हंसने लगा और फिर वो दोबारा से लैपटॉप पर कुछ टाइप करने लगा। वो अपनी ही दुनिया में मग्न था, पर उसे पता नहीं था कि उसकी वजह से पूरे हॉस्पिटल में भूचाल आ गया है। सभी लोग उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। वहीं ईवो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो सबको कच्चा चबा जाएगा। जानकी नर्स तो डर के मारे किसी कोने में चुपचाप खड़ी थी और सिसके लेकर रो रही थी। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। ईवो को पता था कि कोई जान को मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके असिस्टेंट ने उसे फ़ोन करके ये बताया था कि उसे एरिया के सारे कैमरे 2 घंटे के लिए बंद मिले थे। और ऐसी बात अचानक नहीं होती, जरूर दाल में कुछ काला है। वहीं हाईक्यून को भी चिंता हो रही थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि उसके हॉस्पिटल से अचानक कोई गायब हो गया हो। पर जब हाईक्यून ने जान को उसकी कलाई पर लगे बैंड से ट्रैक किया तो उसे तसल्ली हो गई कि वो अभी भी बिल्डिंग के अंदर ही है। वह ईवो के पास चला गया और समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो अभी भी बिल्डिंग में ही है। मैंने उसे ट्रैक कर लिया है कि वो कहाँ पर है। ये सुनकर नर्स को थोड़ी राहत मिली और उसकी सांस में सांस आई। थैंक गॉड। तभी ईवो ने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुमने उसे ट्रैक कर लिया है? हाईक्यून ने उसे समझाते हुए कहा कि ये जो तुम्हारी कलाई पे बैंड लगा हुआ है ना, ये बस तुम्हारी हेल्थ को ट्रैक नहीं करता है, बल्कि ये भी बताता है कि तुम हॉस्पिटल में हो या फिर कहीं और बिना अपने डॉक्टर के परमिशन के तुम बिल्डिंग के बाहर वैसे भी नहीं जा सकते हो। ये सुनकर ईवो को थोड़ी राहत की सांस आई। उसने पूछा कि तो फिर कहाँ है वो, उसकी तबीयत कैसी है? हाईक्यून ने अपने फ़ोन में देखते हुए कहा कि यहाँ तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, बस उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज सी हो गई है। ये सुनकर ईवो घबरा गया और कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी मुसीबत में है? हाईक्यून ने जवाब दिया, ये जानने के लिए हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। पर तुमने तो अभी अभी कहा था कि तुमने उसे ट्रैक कर लिया है। हाईक्यून कहता है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है वो इसी बिल्डिंग में है, पर हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो इस बिल्डिंग में कहाँ पर है। ये सुनकर ईवो चुपचाप सोफे पर बैठ गया। वहाँ पर खड़े सभी स्टाफ मेंबर ऐसे डरे हुए थे कि मानो कोई जल्लाद उनके सामने आ गया है और इसका इल्जाम कहीं उनके सिर पर ना आ जाए। तभी हाईक्यून ने कहा, मैं अभी आईटी डिपार्टमेंट को कॉल करके पूछता हूँ कि वो लोग सीसीटीवी फुटेज देखकर बताएंगे कि जान आखिरकार हॉस्पिटल में किस लोकेशन पर है। इस पर ईवो ने जवाब दिया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे लैपटॉप लाके दो, मैं खुद उसे ढूंढ लूँगा। तभी एक स्टाफ मेंबर दौड़कर अपना लैपटॉप लेने चला गया। वो जैसे ही अपने कैबिन में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका लैपटॉप गायब था। वो अपना लैपटॉप हर जगह ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं भी नहीं मिलता है। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसका लैपटॉप टेबल पर ही वो छोड़कर गया था। थोड़ी देर बाद वो वापस लौट आया और हाईक्यून से कहता है, सर, मेरा लैपटॉप टेबल पर नहीं है, वो भी अचानक से गायब हो गया है। ये सुनकर हाईक्यून को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में कहता है कि ठीक है, अब तुम भी यहाँ से जाओ, अपना लैपटॉप अब तुम बाद में ढूंढ लेना। तभी एक दुबला पतला सा आदमी वहाँ आया। उसने अपने एक हाथ में लैपटॉप ले रखा था। आते ही उसने हाईक्यून से कहा, सर, आपने मुझे बुलाया? और जैसे ही उसने ईवो को देखा वो उसे पहचान गया, क्योंकि हॉस्पिटल के मालिक हाईक्यून और ईवो दोनों थे। इसलिए बिना देरी के ही उस आदमी ने अपना लैपटॉप ईवो को दे दिया। थोड़ी देर में ईवो ने हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमराज को हैक कर लिया और सारी फुटेजेस एक एक करके देखने लगा। किसी को ये बात नहीं पता थी कि ईवो ने हैकिंग जान से ही सीखी थी, जब वो उसके साथ 7 साल पहले रह रहा था। थोड़ी देर बाद ईवो कहता है कि ये देखो, ये लड़का यहाँ पर है। हाईक्यून आकर उसके पास बैठ गया और लैपटॉप की स्क्रीन पर देखने लगा। उन लोगों ने देखा कि वो हॉल में इधर उधर घूम रहा था और थोड़ी देर बाद अपने साथ एक लैपटॉप लेकर आया और दूसरे कमरे में चला गया। तब से वो वहाँ से बाहर नहीं आया था। तभी हाईक्यून ने कहा कि मुझे लगता है कि वो दवाई के स्टोर रूम में ही है, पर वो बिना आईडी कार्ड के उस रूम में कैसे चला गया? ईवो एकदम से खड़ा हो गया और कहता है, ठीक है, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ।
हाइकिन ने बाकी स्टाफ से कहा कि सब अपने अपने काम पर लौट जाएं। उन दोनों के पीछे पीछे जान की नर्स और आईटी टेक्नीशियन भी चले गए। जिस आदमी का लैपटॉप गायब हुआ था उसने सोचा कि चलो चलकर देखते हैं कि आखिर बात क्या है। अपने आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके हाइकिन ने दरवाज़ा खोल दिया, पर जैसे ही वो लोग वहां गए तो जान वहां नहीं था। तभी इबो ने सबको चुप रहने के लिए कहा। जैसे ही वो लोग चुप हुए, सबको कीबोर्ड पर टाइपिंग की आवाज़ आने लगी। ईबो को एहसास हुआ कि आवाज़ टेबल के नीचे से आ रही थी। सब लोग एक साथ झुककर टेबल के नीचे देखने लगे। उन्होंने देखा कि जान वहां पर चुपचाप बैठा लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। उसे देखते ही हाइक्यून ने राहत की सांस ली और कहा, जान तुम भी कमाल करते हो यार। वो मन ही मन सोचने लगा कि आपकी वजह से मेरे सारे स्टाफ मेंबर परेशान हो रहे थे, इसलिए अब मैं भी आपको ईबो के गुस्से से नहीं बचा पाऊंगा। तभी जान ने बिना ऊपर देखे कहा, प्लीज़ आप लोग चुप हो जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। हाइक्यून ईबो की तरफ देखने लगा और आश्चर्यचकित हो गया कि जो आदमी अभी राक्षस की तरह आंखें तरेर रहा था, उसकी आंखों में अचानक से इतना प्यार कैसे आ गया। तभी उसने देखा कि ईबो की नज़र जान पर टिकी हुई थी। वहां पर खड़े एक स्टाफ मेंबर ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तो मेरा लैपटॉप है, इसने मेरा लैपटॉप चुरा लिया और मेरा आईडी कार्ड भी चुरा लिया। ये सुनकर ईबो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है। तो हाइक्यून ने इशारों ही इशारों में अपने स्टाफ मेंबर से कह दिया कि चुप हो जाओ, क्यों फालतू का खतरा मोल ले रहे हो। तभी ईबो ने कहा, यू आर फायर्ड, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह कुछ कहना चाहता था, पर हाइक्यून ने इशारों ही इशारों में बाकी सभी लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया। नर्स के साथ साथ बाकी के लोग भी वहां से चले गए। ईबो फर्श पर जान के सामने बैठ गया और प्यार से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा और तुम्हारा बदला ले रहा हूँ। मेरा और तुम्हारा बदला। ये सुनते ही ईबो का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप जान को देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि किस बात का बदला जान। ईबो की तरफ बिना देखे जान कहता है, प्लीज यार 5 मिनट के लिए चुप हो जाओगे, प्लीज चुप हो जाओ। ईबो ने जवाब दिया, ठीक है, पर मुझे सारी बात बताना जरूर, हाँ। जान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वो अभी भी लैपटॉप पे काम कर रहा था। ईबो उठकर हाइक्यून के बगल में खड़ा हो गया। हाइक्यून चुपचाप जान को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि इसके सारे टेस्ट रिजल्ट तो ठीक थे, उसके दिमाग में भी मुझे कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही थी, फिर ये लड़का अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। नहीं, ये इसका नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है। हाइक्यून को अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने रूम से निकलकर बाहर क्यों आया था और लैपटॉप चुरा कर यहाँ क्यों बैठा है, वो भी टेबल के नीचे। ईबो अपने भाई को देखकर मुस्कुराने लगा और कहता है, ये इसका नॉर्मल बिहेवियर है भाई। ये जब भी काम करता है तो इसे पता ही नहीं चलता कि इसके आसपास क्या हो रहा है। ये सुनकर हाइक्यून भी मुस्कुराने लगता है। करीब 5 मिनट बाद जान का पूरा काम हो जाता है। वो टेबल के नीचे से निकलकर बाहर आता है और अपने हाथ पैर को स्ट्रेच करते हुए कहता है, आप लोग क्या मेरा इंतजार कर रहे थे। हाइक्यून ने कहा, हाँ, वो आपने तो हमें टेंशन में डाल दिया था। वो जैसे ही जान की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उससे पहले ही ईबो अपना हाथ आगे बढ़ा चुका होता है और जान को बाहर निकलने में उसकी प्रॉपर हेल्प करता है। जब तीनों वापस कमरे की तरफ जा रहे थे तो ईबो ने अपना एक हाथ जान के कंधे पर रख दिया और उसकी चलने में मदद करने लगा। ये देखकर जान को थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए उसने धीरे से ईबो का हाथ अपने कंधे से हटा दिया ताकि उसको बुरा ना लगे। ईबो कुछ कहना चाहता था, पर फिर भी वो मन ही मन सोच रहा था कि शायद वो बुरा मान जाएगा, इसलिए वो चुप रहा। तीनों वापस जान के रूम में आ गए। तभी ईबो ने चुपके से इशारा किया कि वो चेक करे कि अभी उसकी तबीयत कैसी है। फिर वो सोफे पर बैठ गया और कुछ पढ़ने का नाटक करने लगा, पर असल में उसका पूरा ध्यान तो सिर्फ जान की तरफ था। जान को चेक करने के बाद हाइक्यून कहता है कि अभी तो सब कुछ ठीक है, पर आप बेहोश हो गए थे, इसलिए मैंने आपको 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखने के लिए कहा है। इनफैक्ट मैं आपको 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखूँगा ही। जान ने मुंह बनाते हुए कहा, पर आपने तो अभी अभी कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर मुझे यहाँ 3 दिन तक रहने की क्या ज़रूरत है। प्लीज़, मुझे हॉस्पिटल बिल्कुल पसंद नहीं है।
और मैं हॉस्पिटल में नहीं रह पाऊंगा, वो भी 3 दिन। हाइक्यून ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि आप ठीक हैं, पर सावधानी के लिए मैं आपको यहाँ पर रखना चाहता हूँ ताकि दोबारा आपको हॉस्पिटल ना आना पड़े, और ये आपके भले के लिए ही है सर, इसलिए प्लीज़ मेरी बात मान जाइए। जान ने जवाब दिया, ठीक है, पर मेरी भी एक कंडीशन है। अगर आप मेरी कंडीशन मान जाएंगे तभी मैं यहाँ पे 3 दिनों के लिए रुकूंगा, ओके? तभी हाइक्यून कहता है, क्या कंडीशन है, प्लीज़ बताओ ये ना। जान ने इशारों इशारों में हाइक्यून को अपनी तरफ झुकने को कहा। जैसे ही हाइक्यून थोड़ा नीचे झुका तो जान ने दोबारा इशारा किया कि "श्श, थोड़ा और नीचे झुको ना। हाइक्यून को समझ नहीं आ रहा था कि जान आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जान समझ गया है कि अब उसे ईबो और हाइक्यून को सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम दोनों को बताऊंगा, पर पहले मेरा ब्रेसलेट वापस करो। फिर वो ईबो और हाइक्यून की तरफ देखने लगा। हाइक्यून ने वहीं पास में ड्रॉर में से एक पैकेट निकाला और जान को देते हुए कहा कि इसमें आपका सारा सामान है, नर्स ने सब कुछ इसी में रख दिया था। जान ने पैकेट में से ब्रेसलेट निकाल लिया और दोनों को समझाते हुए कहता है कि ये फिनिक्स एंटरप्राइजेस का लेटेस्ट प्रोडक्ट है। 2 हफ्ते बाद इसका लॉन्च होने वाला था और इसका इस्तेमाल खासतौर पर खून के बहने को रोकने के लिए ही किया गया है। जान ने ब्रेसलेट में से छोटी सी कांच की बोतल निकाल दी। जान ने ब्रेसलेट में से छोटी सी कांच की बोतल निकाल दी और उसे हाइक्यून को देते हुए कहा कि इसमें एक बहुत छोटा सा रोबोट लगा हुआ है जो ये पता करता है कि खून कहाँ से बह रहा है और फिर ये दवाई वहाँ पर इंजेक्ट कर देता है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल मिनरल्स से बनाए हुए हैं। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दवाई किसी दूसरे प्लानेट से कोई एलियन लेकर आया हो। इस वक्त ईबो अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल कर रहा था, पर हाइक्यून से रहा नहीं गया। उसकी आंखों में चमक ना देखने वाली थी। तभी जान पूछता है, और बताइए, आप लोगों को और क्या जानना है? तभी हाइक्यून कहता है, वाओ यार, दिस इज़ अमेजिंग, ये तो बहुत अद्भुत खोज है। फ्यूचर में इससे हम कितनी सारी जानें बचा सकते हैं। वैसे ये आइडिया किसका था? कहीं ये आइडिया आपका तो नहीं था ना? ये सुनते ही जान जोर जोर से खांसने लगता है। हाइक्यून उसकी मदद करने के लिए उठने ही वाला होता है कि ईबो उसके पास आ गया और उसके हाथों में एक गिलास पानी देते हुए उसकी पीठ सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद जान को थोड़ी सी राहत मिली तो ईबो कहता है, किसी बात की जल्दी नहीं है, तुम धीरे धीरे पानी भी पी सकते हो। इनफैक्ट तुम्हें धीरे धीरे ही पानी पीना चाहिए। वो अभी भी उसकी पीठ सहला रहा था। जान ने अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि ईबो का हाथ अभी भी उसकी पीठ पर है। उसने धीरे से ईबो के हाथ को हटाया और कहा कि मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ईबो को इस बात का बुरा नहीं लगा क्योंकि वो सोचने लगा कि मैं भी शायद जान कंफर्टेबल ना हो, इसलिए वो वापस सोफे पे जाकर बैठ गया। तभी हाइक्यून ने कहा कि मेरा सवाल इतना मुश्किल था क्या यार कि आपकी ऐसी हालत हो गई? जान मुस्कुराकर कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो बस एक कॉन्सिडेंट था। अच्छा, बाय द वे, आपका क्वेश्चन क्या था कि ये प्रोडक्ट किसने बनाया है? नहीं नहीं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मैंने नहीं बनाया है, मैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ईबो सोफे पर बैठे बैठे जान को घूर रहा था। वो समझ गया था कि जान जरूर कुछ छुपा रहा है क्योंकि वो किसी की भी आंखें देखकर बात नहीं कर रहा था, और अभी वो थोड़ी देर पहले ऐसे समझा रहा था जैसे वो सब कुछ इसके बारे में जानता है। अगर ये खोज उसकी नहीं है तो फिर इसे इतनी जानकारी नहीं हो सकती। वैसे ये लड़का अपना टैलेंट छुपाता क्यों है? हाइक्यून भी समझ गया था कि दाल में कुछ काला जरूर है, इसलिए उसने दोबारा जान से पूछा कि अगर आपने इसकी खोज नहीं की है तो किसने की है? यार, मैं जिस चीज़ का जवाब नहीं देना चाहता, पता नहीं क्यों ये डॉक्टर वही सवाल पूछ रहा है। जान ने सीधे सीधे जवाब दिया, मैं बस आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। अगर आपको जानना ही है ना तो प्लीज़ फिनिक्स एंटरप्राइजेस से कांटेक्ट करें। जान मन ही मन सोचने लगा, चलो जान छूटी। पर ईबो ने बगल से ही दूसरा सवाल कर दिया,
अगर ये प्रोडक्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है तो फिर तुम्हें इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है? जान इन सारे सवालों से परेशान हो गया। उसने कहा, ईबो, मुझे पता है तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन कराया था, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में सारी जानकारी है। तुम्हें ये भी पता है कि फिनिक्स एंटरप्राइजेस के लिए मैं काम करता हूँ और कंपनी के मालिक मिस्टर एक्स ने मेरे काम से खुश होकर ये दवाई मुझे दी थी। वैसे इसकी खोज जान ने ही की थी, पर वो ये नहीं चाहता था कि किसी को वो इसके बारे में बताए या किसी को भी इसके बारे में पता चले। वैसे भी मार्केट में इस प्रोडक्ट का लॉन्च फिनिक्स एंटरप्राइजेस के नाम पर होना था। तभी ईबो ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि इससे पहले कि ईबो कुछ और कहता, जान बीच में ही कराने लगा और कहता है कि आह, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आई नीड रेस्ट। प्लीज़ मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। मैं आराम करना चाहता हूँ। डॉक्टर हाइकुन, क्या मैं थोड़ी देर रेस्ट कर सकता हूँ? हाइकुन समझ गया है कि जान नाटक कर रहा है, पर फिर भी उसने ईबो की तरफ देखा और कहता है कि इनको थोड़ी देर आराम करने दो, अब और परेशान मत करो। ईबो भी समझ गया कि ये सब जान का ड्रामा है, पर वो कहीं ना कहीं सोचता था कि जो भी हुआ है उसमें उसी की गलती है। इसलिए उसने कहा कि ठीक है, चलिए सब लोग आराम करते हैं। जान मन ही मन सोचने लगा कि थैंक गॉड, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, ये लोग तो सवाल पूछ पूछ कर मेरी जान ही ले लेते। जान अपने बेड पर लेट गया और उन दोनों से कहता है कि थैंक यू एंड गुड नाइट बोथ ऑफ यू। ये सुनकर हाइकुन मुस्कुराने लगा और मन ही मन सोचने लगा, सच में यार ये लड़का बहुत क्यूट है, तभी हमारे ईबो भाई इसके प्यार में लट्टू हो रहे हैं। ईबो के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह उठकर जान के पास चला गया। जान को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके सामने खड़ा है, इसलिए वो अपनी आंखें खोलकर देखने लगता है। उसने जैसे ही आंखें खोली वो शॉक रह गया। उसके सामने ईबो का चेहरा था। वह पहली बार इतने पास से ईबो को देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि ये तो देखने में बहुत सुंदर है। उसके नैन नक्श में सुंदरता कूट कूट कर भरी थी। उसने मन ही मन सोचा कि इतना सुंदर होना तो गलत बात है ना। ईबो जान के बिल्कुल पास में था, इसलिए उसके बदन की खुशबू जान तक पहुंच रही थी और शर्म के मारे उसके गाल लाल हो रहे थे। वो नहीं चाहता था कि ईबो इसे देखे, इसलिए वो अपना चेहरा ब्लैंकेट में छुपाने की कोशिश करने लगा। जान ने ईबो से कहा कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? ईबो झुककर उसके और पास चला गया और कहता है, हाँ, मुझे तुम चाहिए। आई वांट यू। ये सुनकर जान ने चौंक कर कहा, क्या? आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।